हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आई हूँ आप सभी के सामने बिहार पुलिस दरोगा और सिपाही भर्ती का पाठ्यक्रम लेकर। देखिए, एक बड़ी वैकेंसी जब आती है तो विद्यार्थियों में अलग ही ऊर्जा आ जाती है। साथ ही हमारा भी मन करता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और वो सिलेक्शन लेकर कामयाबी की ओर जाएं, है ना। तो कामयाबी की ओर बढ़ने का एक रास्ता तो हमें मिल गया और ये कदम भी हम बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। पहली क्लास से पहले मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता सिलेबस क्या होगा, है ना। और सिलेबस क्या होगा, कितने दिनों में कंप्लीट होगा, जब तक हम एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से नहीं चलते हैं, अगर हमारी प्लानिंग ठीक नहीं होती है तो मेहनत भी ठीक नहीं हो पाती, है ना। तो हम अगर प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे तो हम अच्छे से अपने सिलेबस पे मेहनत कर पाएंगे और कामयाबी की तरफ बढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं साथियों कि हमारा सिलेबस क्या है बिहार पुलिस कांस्टेबल का और उसे हम कैसे बांटेंगे। ये आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस और कांस्टेबल किस तरह का पेपर है। बिहार पुलिस में 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और दरोगा की जो परीक्षा होती है उसमें हिंदी मेंस में आती है और सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये क्वालिफाइंग है तो आप आराम से इन क्लासेस से इन्हें क्वालिफाई कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए जी, तो अभी हम बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस बिहार पुलिस का दे रखा है वो क्लास 9th और 10th लेवल दे रखा है। पेपर जो दे रखा है, आपका जो परीक्षा का स्तर दे रखा है, वो कहा गया है कि कक्षा 9वीं और 10वीं का सिलेबस जो है बस उससे ही आपका पेपर हिंदी का इसी लेवल का पेपर आपका बनेगा। अब भैया कक्षा 9वीं 10वीं में ना बड़ा अच्छा बेसिक पढ़ा दिया जाता है, ऐसा नहीं है कोई हल्का फुल्का पेपर होता है। कक्षा 9वीं 10वीं हमारा बेस होता है और काफ़ी डीप चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो पाठ्यक्रम हम लेकर आएँ उसी तरह से पढ़ाएं। किसी भी स्टेट एग्जाम में जब क्लास 9th या 10th या कहीं दिया होता है 12th स्तर का एग्जाम है, तो मेनली आपको क्या करना चाहिए अभी बताती हूँ। व्याकरण तो आपका ओवरऑल हो जाता है और जब हम बात करते हैं क्लास 9th और 10th की तो हिंदी में साहित्य क्लास 9th और 10th का देख लिया जाता है। क्लास साहित्य किसका, एक तो आपका जो स्टेट बोर्ड है उसका, स्टेट का जो बोर्ड है हमारा, मान लीजिए जैसे बिहार बोर्ड है तो इसका सिलेबस, और साथ ही साथ सीबीएसई मतलब जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 9th और 10th का, उससे चीज़ें कवर हो जाती हैं। एक तो स्टेट बोर्ड और एक एनसीईआरटी। जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस दिया हुआ है वो इस प्रकार दिया है कि देखो, गद्य और पद्य ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, साहित्य तो मैं आपको दिखाऊंगी ही, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ व्याकरण। व्याकरण के बिंदु बड़े स्पष्ट दिए हैं। मुझे बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में या बिहार पुलिस के सिलेबस में, बिहार के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके सिलेबस में एक बात बहुत अच्छी लगी कि इसमें एक एक पॉइंट आपको सामने दिया जा रहा है कि भैया यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इतना विस्तृत सिलेबस सामान्यतः आयोग नहीं देते, आयोग कुछ टॉपिक्स बताते हैं और उसके आगे इत्यादि वगैरह लगा देते हैं, पर बिहार पुलिस के सिलेबस में काफ़ी विस्तृत टॉपिक दिए हैं। जैसे इन्होंने बता रखा है कि लिंग के टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा, वचन से क्वेश्चन आ सकता है, काल से आएगा, उपसर्ग से आ सकता है, क्रिया सकर्मक अकर्मक क्या है तो आप कहेंगे क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया मतलब ये सकर्मक अकर्मक हो गई कर्म के आधार पे, और एक प्रेरणार्थक क्रिया, इससे प्रश्न आ सकते हैं। वाक्य का एक भेद होता है क्रिया के आधार पे जिसे वाच्य कहते हैं, इससे प्रश्न आ सकते हैं। संधि से प्रश्न आ सकते हैं जी, समास से प्रश्न आ सकते हैं, पर्यायवाची से प्रश्न आ सकते हैं, विलोम से, अनेकार्थक से, श्रुति संभिन्नार्थक आप जानते होंगे जो सुनने में समान होते हैं परंतु अर्थ इनका क्या होता है बेटा, भिन्न होता है, इससे भी प्रश्न आने की संभावना है। क्योंकि भैया 10 ही प्रश्न आएंगे कांस्टेबल में तो हम कहेंगे 10 में से ये सारे टॉपिक तो नहीं आएंगे, कोई ना कोई टॉपिक छूटेगा भी, बिल्कुल। लेकिन हाँ, एसआई में ये सारे प्रश्न आ जाएंगे, एसआई में ये सारे प्रश्न आ जाएंगे। मुहावरे से, लोकोक्तियां से, वाक्य शुद्धि से, यहां से आपके प्रश्न आ सकते हैं। ये व्याकरण का बिंदु हुआ आपका क्लास 9th का। साथ ही साथ क्लास 10th का जो व्याकरण है वो भी मैं आपको बता दूं।
अब इसमें क्या है, इसमें आपके शब्द हैं। अब शब्द किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हम अर्थ के आधार पे शब्द देखें तो हम कह सकते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची विलोम, ये कह सकते हैं। अगर हम रचना के आधार पे देखें तो हम कह सकते हैं रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, है ना, यौगिक शब्द, इन सबको हम देख सकते हैं। पद और पदबंध में अंतर दिखा देंगे आपको। पद क्या होता है भैया, जो वाक्यों में जब शब्द प्रयोग हो जाता है पद बन जाता है, जब वो पूरा संबंधित उससे मुखड़ा उठा लिया जाता है, पदबंध कर दिया जाता है, इसे भी बता देंगे। मिश्र संयुक्त वाक्यों की संरचना और अर्थ। रचना के आधार पे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये हमें देखना पड़ेगा। वाक्य अब ये हो गए, अब इनका रूपांतरण भी होगा। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलिए, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलिए, इस संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदल दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। शब्दों के अवलोकन द्वारा संधि की पहचान। अब पहले तो हमें संधि पढ़नी थी, ये बताया। अब क्या हो सकता है कि शब्द देखो और इसमें संधि बताओ, सीधी बात है, पढ़नी संधि ही है, अलग नहीं है। उपसर्ग पहले भी था, अब भी था। प्रत्यय पहले नहीं था, अब प्रत्यय भी आ गया क्लास 10th में। सामासिक शब्दों की पहचान और अर्थ का अनुमान। अब समास हम जब 9th वाला पढ़ेंगे तो कोई हम अधूरा थोड़ी पढ़ेंगे, जो हमें ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मुहावरे लोकोक्तियां वहां पढ़ लिया, यहां भी पढ़ लेंगे। अंतर क्या होता है भैया, लोकोक्तियां वाक्य होती हैं, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, समानता क्या होती है ये भी पढ़ लेंगे। वाक्य के स्तर पर पर्यायवाची, पर्यायवाची किसी भी स्तर पे पढ़ो पर्यायवाची ही रहेंगे। वाक्य में क्या किया जाएगा, रेखांकित करके दे दिया जाएगा और कहेंगे कि ये, जैसे हम कहें रवि आसमान में देख रहा है या आसमान की ओर देख रहा है और आसमान को रेखांकित करके दे दिया, आसमान का पर्यायवाची निम्न में से बताइए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। विलोम और अनेकार्थी शब्द का सुनिश्चित उपयोग, मतलब सही उपयोग आपको करना होगा। ये हो गया, ये है व्याकरण। व्याकरण बड़ा सामान्य है, जितना सामान्य व्याकरण हर एग्जाम में आता है उतना सामान्य व्याकरण है। अब हम बात करते हैं गद्य, हमें क्या देखना पड़ेगा। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास से संबंधित एक पाठ जो आपका कहाँ देख रखा है, वर्ग मातृभाषा, मतलब जो आपकी बिहार बोर्ड की किताब में दे रखा होगा वो। नई कहानियों में से जो कहानी दे रखी होगी वो देखनी होगी। उर्दू साहित्य की लेखिका की जो कहानी दे रखी होगी वो देखनी होगी। बिहार के प्रतिष्ठित समकालीन कथाकार की कहानी देखनी होगी। आप कहेंगे जल संस्कृति को प्रतिबिंबित करता हुआ पाठ, ये सब आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस में दे रखा है और इस सब को हम अपने सिलेबस में समाहित कर लेंगे। इनमें बड़ा टाइम नहीं लगेगा, इनके पॉइंटर्स बनाकर लेकर आएंगे, इनमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना। इनके मैं छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के दूंगी। जैसे आपका ये पाठ हो गया, अब कहानी तो बड़ी होती है। अब हम कोई बिहार बोर्ड में लिखित परीक्षा तो दे रहे नहीं है, हमें क्या करना है, हम इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, एक तो हम इसके लेखक देखेंगे, ठीक है, लेखक देखेंगे, लेखक का जीवन परिचय में थोड़ा सा देख लेंगे। अगर वो बिहार से संबंधित है तो उनके बिहार से देख लेंगे कहाँ का ये जिला है और क्या है उनका, उन्हें मिलने वाले पुरस्कार देख लेंगे। ये हो गया लेखक के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या देख लेंगे, दूसरी चीज कहानी के मुख्य पात्र और कहानी के मुख्य पात्र और पात्र और जो इसका कथानक है, मतलब जो इसका भाव है, बस इतना ही देखना है। और ये सारे पॉइंटर, एक एक पॉइंट, जैसे ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, ये 5 पेजेस में समाहित हो जाएगा। इसे करने का काम मैं करूंगी आपके लिए। ये बिल्कुल मतलब एक सटीक रणनीति से चलना पड़ेगा और ये बहुत आराम से हो जाएगा। दिखने में सिलेबस विस्तृत है। सिनेमा से संबंधित पाठ, सिनेमा से संबंधित पाठ क्लास 9th में है ना। मूक पहले क्या होती थी, मूक फिल्में होती थी, ये सब है। फिर एक बोलती फिल्म आई, फिर रंगीन फिल्म आई, ये सब है। ये देख लेंगे भाई ये क्या कर रहा है, हमारे इतिहास ही तो दिखा रहा है। गांधी और बिनोबा जैसे महान व्यक्तित्वों की रचना। अब आप गांधी जी के बारे में सब आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है। बिनोबा भावे जिन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया, ऐसे महान व्यक्तियों की जो रचना है उनके हमें क्या देखने हैं, नाम इत्यादि देखने हैं, नाम देखने हैं। बताइए, नालंदा विक्रमशिला जैसे ऐतिहासिक महत्व के विद्या केंद्रों का जीवंत परिचय। जी हाँ, पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हमारे बिहार में खुला, नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसके जो ऐतिहासिक महत्व है, किसने इसको
स्थापित करवाया, किस धर्म से ये रिलेटेड था, फिर किसने इसको आगे बढ़ाया, किसका इस पे आक्रमण हुआ, इसके छोटे छोटे पॉइंटर्स हम देख लेंगे। शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो पाठ होगा इसमें भी इनमें कुछ नहीं करना बेटा, पॉइंटर्स देखने हैं और पॉइंटर्स से ही प्रश्न बन जाएंगे आपके। किसी युग प्रवर्तक साहित्यकार की आत्मकथा, जैसे युग प्रवर्तक किसे कहते हैं, जैसे आप कहेंगे भारतेंदु युग के युग प्रवर्तक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऐसे ही छायावाद के पूछेंगे तो जयशंकर प्रसाद हैं। ऐसे बिहार के ग्राम गीतों के महत्व पर एक पाठ, ये सब आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस से उठाया जाएगा। कोई मैं हवा में नहीं पढ़ाऊंगी, इसको कहाँ से लाऊंगी, आपकी किताबों से जो आपने क्लास 9-10 में पढ़ रखी है वहां से लेंगे। सेम ही तो ऐसा इसमें पद्य करेंगे। पद्य में क्या करेंगे, तो आप कहेंगे भक्तिकाल की जो रचनाएं हैं, रीतिकाल की जो रचनाएं हैं, द्विवेदी युग की जो कविता दी है, छायावाद की जो कविता दी है, प्रगतिवाद की जो कविता दी है, समकालीन कविता दी है, और जो भारतीय भाषाओं की एक कविता है और विश्व भाषा, इन सभी कविताओं को हम क्या करेंगे, पॉइंटर्स में देख लेंगे। पहले तो इनका सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी है इनके कवियों का नाम याद करना जो आपकी बुक में दिए हैं। मैं विद मतलब यहाँ टेबल बना के ले आऊंगी, वो आपको करा दूंगी, पर ये सब बात की बात है, ये तो व्याकरण के बाद होगा, समय इसमें ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आना है, आपका गलत नहीं जाएगा। अब आप कह देंगे ये मेरा क्लास 9th के सिलेबस में ये और बचा है, अविधा और लक्षणा। बेटा ये शब्द शक्तियाँ होती हैं, जब हम बात को सीधे कह देते हैं तो अविधा कहलाती है, जब हम बात को घुमा के कहते हैं वो लक्षणा कहलाती है। जहाँ किसी लक्षण स्वरूप बात की जाती है तो लक्षणा होती है, ठीक है। अलंकार हम पढ़ लेंगे, अलंकार से ज्यादा प्यारा टॉपिक क्या होगा, शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष पढ़ने हैं। और प्रमुख मात्रिक छंद में हमें दोहा, चौपाई, छप्पे, सोरठा और रोला पढ़ना है। बस इतना ही दिया है, हमसे ये नहीं कहा कि जितने मात्रिक छंद हैं सारे आप पढ़िएगा, विषम मात्रिक छंद पढ़िएगा, आप वर्णिक छंद पढ़िए, हमसे ऐसा नहीं कहा। हमें निश्चित दे दिए हैं, हम इन निश्चित को कम से कम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ये अलंकार का जो टॉपिक 4 पॉइंट में दे रखा है, ये एक ही टॉपिक है मात्र, ये 40 मिनट का टॉपिक है, और ये जो छंद दे रखे हैं ये एक ही पॉइंट है। बस इन्होंने बहुत अच्छा क्या किया है, इस बिहार का जो आयोग है इन्होंने बहुत अच्छा ये किया है कि हमें खोल कर दे दिया, हमारे सिलेबस को इन्होंने और छोटा किया है, बड़ा नहीं किया, इन्होंने और छोटा कर दिया सिलेबस को, ठीक है। अब जैसे हमें देखने में ये लग रहा होगा हिमालय से संबंधित एक पाठ, राष्ट्रीय भावबोध पर आधारित एक पाठ, क्लास 10th में आ गए हैं हम, सॉरी द्वितीय भाषा में आ गए हैं। प्रकृति पर्यावरण से संबंधित एक भाग, क्योंकि क्लास 9-10 में 2-2 कविताएं, 2-2 पुस्तकें चलती हैं, है ना, उस तरह से। लोक संस्कृति से संबंधित ललित पाठ, हास्य व्यंग, सुपरिचित जीव जंतुओं का एक पाठ, महान व्यक्तित्व के भाषण जिनमें शिक्षार्थियों को संबोधित किया जाता है, सामाजिक रिश्ते नाते पर आधारित एक पाठ, और पत्र साहित्य। इसमें सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, इनमें आपको लेखक जानना है, लेखकों को मिलने वाले पुरस्कार जानना है, और 1-2 जो प्रमुख कहानी इत्यादि होंगी उनके प्रमुख पात्र। जैसे आपसे कह दिया जाए अमरकांत की कहानी, बहादुर का मुख्य पात्र कौन था, तो बहादुर ही तो था, तो लिखा जाए उनका बेटा, एक नौकर, आप कह दें उनकी पत्नी, इस तरह से 4-5 ऑप्शन दे दिए जाए तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक। पद्य से भक्तिकाल से एक कविता है, रीतिकाल से एक कविता है, द्विवेदी से एक कविता है, उत्तर छायावाद से एक कविता है, प्रगतिवाद से कविता है, समकालीन कविता से एक कविता है, और भारतीय भाषा से एक कविता है, विश्व भाषा से एक कविता है। क्या हम ये अमूमन जो नॉर्मल सिलेबस पढ़ते हैं, क्या हम साहित्य में इनमें से कुछ भी छोड़ते हैं? क्या हम भक्तिकाल नहीं पढ़ते, क्या हम रीतिकाल नहीं पढ़ते, क्या हम द्विवेदी युग नहीं पढ़ते? सब पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ लेंगे, क्या ही दिक्कत है, इसमें भी पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, व्याकरण के बिंदु, तो देखो भैया जो अलग से है वो ये है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना। वर्तनी, रा के विभिन्न रूप, ये मैं आपके वर्णमाला में ही करा दूंगी, वर्णमाला में ही रा के 4 रूप में आपको करा दूंगी, वर्णमाला में ही रा के 4 रूप करा दूंगी, 10 मिनट में होता है ये। बिंदु, चंद्र बिंदु बता देंगे भैया। अनुस्वार जो होता है, मतलब तत्सम तद्भव में, तत्सम में क्या लगता है, अनुस्वार लग जाता है, तद्भव में चंद्र बिंदु लग जाता है, ये भी कर लेंगे। अर्धचंद्राकार, सिर्फ चंद्र बना रह जाता है, वो भी देख लेंगे। पाठों के संदर्भ में अवलोकन, उपसर्ग प्रत्यय समास शब्दों की, अभी देखा तो था,
सेम ही तो चीज है, बस हमें थोड़ा एम्फेसाइज ज्यादा कर दिया है। वाक्य के स्तर पे पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्द ये भी करा देंगे। वही चीजें हैं, बस बार बार रिपीट कर दी गई हैं। मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग, उनके लिए उचित संदर्भ, स्थितियों का वर्णन और वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि थोड़ा सा टॉपिक अच्छा होता है, अगर हम पूरी व्याकरण पढ़ते हैं तब हम वाक्य शुद्धि के प्रश्न बना पाते हैं। ये हो गया आपका क्लास 9th का टॉपिक। अब हम क्लास 10th में आ जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया जैसे महान व्यक्तित्वों की रचनाएं हमें देखनी है। अब अंबेडकर ने जो रचनाएं देखी हैं और डॉक्टर लोहिया ने जो रचनाएं देखी हैं, हम सबको एक बार में पढ़ डालेंगे। विदेशी विद्वानों के हिंदुस्तान की संस्कृति से आदि जुड़े पाठ भी हम कर डालेंगे, क्या दिक्कत है। देवनागरी लिपि के उद्भव विकास को रेखांकित करने वाले की कहाँ से आई, देवनागरी ब्राह्मी से आई। इस तरह से जो विकास क्रम है, जैसे हम हिंदी कैसे आई, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश भी 2 भागों में बटा और जिसका उत्तर भाग अवहट्ट कहलाया, अवहट्ट से हिंदी आई। उसी तरह से लिपि का क्रम देखेंगे, बिहार के किसी कथाकार की कहानी देखेंगे, 60वीं पीढ़ी के किसी एक कहानीकार की कहानी हमसे पूछी जाएगी, तो हमें क्या करना है, हमें इसके जो कहानीकार हैं वो देख लिए जाएंगे। किसी प्रतिष्ठित महिला कथाकार की कहानी हो सकती है। बच्चों के शौर्यबोधक, बोधतात्मक विकास के में कलाओं के बारे में हमें पढ़ना होगा। शिक्षा शास्त्र से संबंधित पाठ पढ़ना होगा भैया, किसी भारतीय कलाकार के संस्मरणात्मक पाठ। संस्मरणात्मक पाठ क्या होते हैं, जो हम अपनी रेखा चित्र से क्या करते हैं, जो हम अपनी यादों के, पिछली यादों के आधार पे कोई कहानी लिखते हैं। जैसे महादेवी वर्मा ने लिखी ठकुरी बाबा, तो ठकुरी बाबा उनके बचपन में थे, पर वो कहानी बड़े होकर लिखी गई। कोई हास्य व्यंग और साक्षात्कार, ये हमें देखना है। ठीक, अगर हम पद्य की बात करें तो जो सेम सिलेबस उधर था 9th में था, वही इधर है। बस क्या है, थोड़ा सा अब 10th की किताब में अलग पोयम दी जाएगी और 9th के में अलग पोयम दी जाएगी, बात वही है। भक्ति काल 2 कवियों की रचना है। रीति काल भारतेंदु युग आ गया इसमें। छायावादी, उधर क्या था, उधर था द्विवेदी युग, छायावाद आ गया, इधर उत्तर छायावाद है। तार सप्तक हमें देखने हैं। समकालीन कविताएं देखनी है हमें। भारतीय भाषा और विश्व भाषा भी हमें देखनी है। आगे देखेंगे भाषा और व्याकरण में, देखो जी क्या बड़ा, यहाँ कुछ नहीं बड़ा। संधि हमें पढ़नी है। समास हम पहले देख चुके हैं। संक्षेपण क्या होता है, अन्य तरह के गद्य अवतरणों के संक्षेपण से संबंधित अभ्यास, ये हमें नहीं करना। ये हमें क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो संक्षेपण लिखा जाता है बेटा, ये सब्जेक्टिव पेपर में लिखा जाता है। सब्जेक्टिव में जहाँ आपको उत्तर लेखन करना होता है, ये वहाँ का टॉपिक है। ये यहाँ पर करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार शॉर्ट में बता देंगे ताकि कभी MCQ बेस्ड में आ जाए तो आप कर लेंगे। पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, उदाहरण वाक्यों में व्यवहार शब्दों से ऐसे शब्दों की पहचान। प्रशासनिक शब्दावली इत्यादि होती है, वैसे बिहार में आई नहीं है पर दे रखा है, तो छोटे छोटे शब्द होते हैं वो हम यूज कर लेंगे। क्लास 9 10th में बहुत हाई लेवल के शब्द नहीं दिए जाते। मुहावरे और लोकोक्तियां कितनी बार देख चुके हैं हम लोग, इस चीज को रहेगा वही, बस क्या है, इन्होंने आपके सिलेबस को विस्तृत किया है। बच्चों को देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन ये बड़ा सिलेबस नहीं है, बस इन्होंने विस्तृत तौर पर लिख दिया है। इसीलिए मैं ये क्लास आपके लिए लेकर आई कि ये बड़ा सिलेबस नहीं है। द्वितीय भाषा में देखो भैया, आधुनिक जीवन की यांत्रिकता के खतरों से संबंधित एक कथात्मक पाठ। अभी तो चल रही है AI वगैरह, अभी तो आपको ये और भी जोड़ेगा, है ना। बिहार की सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी एक कथात्मक पाठ। धर्मनिरपेक्षता पर एक पाठ। दक्षिण भारतीय भाषाओं में से एक लेखक का संस्मरण, ठीक है। भारतीय परंपरा और संस्कृति पर एक पाठ। जीवन और शिक्षण से जुड़ा एक पाठ। अब ये सिर्फ क्या है, इनके कुछ नहीं करना, लेखक याद करने हैं। लेखक याद करने हैं जो हम वैसे भी करते हैं, जो हम साहित्य जब भी पढ़ते हैं, किसी भी स्टेट के लिए पढ़ते हैं तो करते ही हैं, ठीक। किसी विदेशी की भारत यात्रा से संबंधित एक पाठ। पर्यावरण से जुड़ा एक पाठ और डायरी लेखन। एनी फ्रैंक की डायरी आती है क्लास 11th में, एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में आया है, तो ऐसी डायरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ये है पद्य, तो पद्य में वही है, भक्ति काल से कविता, रीति काल से द्विवेदी युग से, छायावाद से, उत्तर छायावाद से, प्रगतिवाद से, समकालीन कविता से एक कविता, भारतीय भाषा से एक कविता, विश्व भाषा से एक कविता। यही सिर्फ इतना सा आपका पाठ्यक्रम है, क्योंकि कोई भी भाषा शुरुआत होती है सदैव किससे, वर्णों से शुरुआत होती है। तो हम पहला पाठ वर्णमाला रखेंगे, जिससे आपको
सब्जेक्ट की गहन नॉलेज हो जाए और उसके बाद में हम प्रॉपर अपने सिलेबस की ओर चलेंगे और सिलेबस का एक एक पॉइंट देखो जी ये हो गया, ऐसे करके मैं आपको ये पीडीएफ मैं हमेशा अपनी सिलेबस की आपके साथ में रखा करूंगी क्लास में। और जिस दिन ये पार्ट हो जाएगा, मान लो संधि कंप्लीट हो गई, तो देखिए जी एक पॉइंट ही कंप्लीट हो चुका है, ऐसे करके टिक कर दिया करेंगे। मिलते हैं आप सभी से आपकी क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। धन्यवाद।